जिसमें मैंने आपको वहां तक पहुंचाया था जहां पे सेल ऑर्गेनेल की बात हुई थी। सेल ऑर्गेनेल में क्या लिखाया था? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारा। उसमें से आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, यानी दो मेम्ब्रेन होगा इसमें। एक मेम्ब्रेन जो बाहर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर वाला मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला मेम्ब्रेन है, ये जो इस फॉर्म में है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या कहा कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें पहला आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा ये वाला मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की एक खास बात क्या है कि ये अंदर के तरफ इनफोल्डेड होता है, जिसको मैंने यहां लिखा है क्रिस्टी। The infolding of inner membrane is called क्रिस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, AMU 11th एंट्रेंस 9th एंट्रेंस में ये सवाल पूछा जाता है। तो इनफोल्डिंग का मतलब जैसे ये मेम्ब्रेन है, यहां से देखो, और ये अंदर की तरफ क्या हो गया? फोल्ड हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज क्रिस्टी, जिसको मैंने यहां पे आपको दिखाया है इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है, और इसी इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये अंदर की तरफ फोल्डेड क्यों है ये सुन लीजिए। तो देखो, एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है? रेस्पिरेशन। क्या होता है? तो जो रेस्पिरेशन होता है ये क्रिस्टी रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन होगा रेस्पिरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है, इसलिए ये इनफोल्डेड रहता है। क्लियर? अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लाइक दैट, ये वाला। इस स्ट्रक्चर को यहां पे मैंने लिखा है, इसे कहते हैं F1 पार्टिकल, या फिर इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। तो आपसे पूछ सकता है कि F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहां पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो पार्ट है। एक पार्ट है जो दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, और एक वो रीजन है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से डार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया। तो ये क्रिस्टी कहां है बेटा? अंदर में है, और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाला जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और उसी मैट्रिक्स के अंदर F1 पार्टिकल होते हैं जो इनर सरफेस एरिया से अटैच्ड होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? तो अगर सवाल आता है कि ऑक्सीसोम कहां पाया जाता है, तो कहिएगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात आता है तो आप बोलेंगे कहां पे? मैट्रिक्स के अंदर। कहां पे रहता है? मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए, तो इनर मेम्ब्रेन की बात हो गई, आउटर मेम्ब्रेन की बात हो गई, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस की बात हो गई। ये है इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, समझ में आ रहा है ना? ये वाला। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड है, उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टी बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया। इनर स्ट्रक्चर पे जो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए, अब एक खास बात है इस माइटोकॉन्ड्रिया का। वो क्या है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। एक सेल ऑर्गेनेल है और एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको बोलते हैं डीएनए और राइबोसोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है। क्या होता है? और अपना राइबोसोम होता है।
क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए और राइबोसोम, डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। और पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं ना। तो इसमें प्रोटीन की फैक्ट्री भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल दो है, एक प्लास्टिड है और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, अगर ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, तो वही लगाना है। क्या लगाना है? ठीक है। अब दूसरी बात, अगर सवाल पूछा जाता है कि व्हाई द डीएनए इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, तो आपका जवाब क्या होगा? बिकॉज DNA it's have its own DNA and ribosome. That's why mitochondria is said to be semi-autonomous cell organelle. Clear हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने आपको क्या कर दिया? क्लियरिफाई कर दिया। दूसरी चीज, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज कम्स। कहां से आती है वो एनर्जी? तो उसके लिए कहा जाता है कि रेस्पिरेशन एक टर्म आता है। रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। कहां से मिलती है? तो रेस्पिरेशन से कैसे एनर्जी मिलती है, आइए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? तो कहा जाता है कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। क्या बोला है? फिर से बोल रहा हूं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलेशन है, इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। जो भी फूड लेते हैं उसमें कंपोनेंट ऑफ फूड की बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे और रफेज होंगे। तो उसका मेन जो कंपोनेंट है जिसके एनर्जी गिविंग कंपोनेंट कहते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। आफ्टर द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टिव फॉर्म होता है, वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और जैसे ही खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? और उस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वहां से खाना को जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके और ब्लड के सेल को पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है? और वो ब्लड सेल्स जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं और जो भी डाइजेस्टेड फूड उसके पास गया है वो ईच एंड एवरी सेल को क्या करती हैं? पहुंचा देती है। क्लियर? तो डाइजेस्टेड फूड कहां पहुंच गया? सेल के अंदर। कहां पहुंच गया? और माइटोकॉन्ड्रिया कहां है? सेल के अंदर। तो जैसे ही डाइजेस्टेड फूड एक सेल में जाता है तो उस डाइजेस्टेड फूड लाइक ग्लूकोज, इसका क्या होगा समझिएगा। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ सेल, याद है ना? तो ये साइटोप्लाज्म में पहुंचते ही इसका होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और ये पायरुविक एसिड जैसे ही साइटोप्लाज्म में बनेगा, अब ये इंटर कर जाएगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां इंटर करेगा? तो कहां पहुंच गया डाइजेस्टेड फूड? अब जरा सा देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है वो अलग बात है, उसको भी ब्लड पहुंचाता है, लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन भी पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में और डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज पायरुविक एसिड की फॉर्म में पहुंच गया। अब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा?
इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटेगा और टूटने के बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहीं पे एनर्जी रिलीज होती है। यानी जो एनर्जी ग्लूकोज के अंदर स्टोर्ड हुई थी वो जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हो गई, और यही एनर्जी हमारा बॉडी और सेल क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ये चीज समझ गए। देखो ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन को कितने स्टेप में ब्रेक कर रहे हैं, 2 स्टेप में। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो आप कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। क्लियर? अब उसके बाद से दूसरा स्टेप है दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्रेब्स साइकिल क्या है, देन आप कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज एनर्जी inside the mitochondria in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. The most important point. क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहां रिलीज हुई, जल्दी बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हेंस इट इज कॉल्ड साइट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन का जगह हमारे बॉडी में कहां है, तो सेल के अंदर, और सेल के अंदर कहां, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब आइए जरा सा बात करते हैं कि वो जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। देखो एनर्जी जो रिलीज है उसका हम यूटिलाइज कर लेते हैं, और कुछ एनर्जी स्टोर होती है तो वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में स्टोर होगी, कहां स्टोर होगी, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां स्टोर होगी, तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई द एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं इसको, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट। देन एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर? अब देखो एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीपी टूटता है, एडीपी और पीआई मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अगर एक एटीपी टूटता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। फिर अगर एडीपी टूटता है तो एएमपी में टूटेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, और आगे एएमपी कभी ब्रेक नहीं होगा, याद रखना है। तो आप एक बात सीखे यहाँ पे कि अगर आप जब खाना नहीं खाए रहते हैं, एक दिन हो गया, कुछ घंटे हो गया, तो रेस्पिरेशन तो होगा नहीं क्योंकि आपने फूड लिया नहीं। तो उस टाइम जो हमें एनर्जी मिलती है कहां से मिलेगी, स्टोर्ड एटीपी से। कैसे मिलेगी, तो एटीपी सबसे पहले टूटेगा किसमें, एडीपी में। मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें ब्रेक होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी फॉर डाई। फिर एडीपी, अगर सारे के सारे एटीपी खत्म हो गए तो बहुत सारे एडीपी बने होंगे। अब एडीपी ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, वो एएमपी में। एएमपी मींस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी में ट्राइफॉस्फेट है, मतलब 3 फॉस्फेट। एडीपी में 2 फॉस्फेट है और एएमपी में 1 फॉस्फेट है। यानी हर स्टेप पे एक एक फॉस्फेट वहां से ब्रेक होगा, और एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एटीपी और एडीपी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज यूटिलाइज्ड टू डू एनी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं दैट इज रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कैसे होता है वो सारा डिटेल पढ़ा दिया। Okay? Any doubt? Thank you.